कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद मुस्तफा। महाराष्ट्र के नगर का नाम बदल करके अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहिल्या नगर किया गया है। मॉरिशस में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। कंज्यूमर राइट्स डे यानी कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया। चमेली देवी जैन पुरस्कार जो कि पत्रकारिता से रिलेटेड है, ग्रीष्मा कुठार और ऋतिका चोपड़ा ने जीता है। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नवनीत सहगल बने हैं। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन भुवनेश्वर में और समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन ओमान की खाड़ी में किया गया। इंपॉर्टेंट सवाल था वुमेन प्रीमियर लीग जो कि अभी हाल ही में जीत ली है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया है? इसका उद्घाटन रिसेंटली इनके द्वारा किया गया है पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, जो पाम ऑयल है ना, एक तरह का खाद्य वनस्पति ऑयल है जो कि पाम या आप कह सकते हैं हिंदी में ताड़ का जो वृक्ष होता है उसके फल से ये निकाला जाता है। और बेसिकली इसका उपयोग खाना पकाने के ऑयल के रूप में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं सौंदर्य प्रसाधन, और खाने के कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि केक हो गया, चॉकलेट हो गया, स्प्रेड, इवन जो साबुन और शैम्पू होते हैं ना, और कई सारे जो सफाई वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, और बायोफ्यूल या आप कह सकते हैं जैव ईंधन, इसमें तक इसका उपयोग किया जाता है पाम ऑयल का। इसके लिए जो पहली प्रोसेसिंग यूनिट है उद्घाटन हो चुका है अरुणाचल प्रदेश में। 2021 में लॉन्च किया गया जो खाद्य तेल मिशन है, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम। इसके उद्देश्य से ऑयल पाम की खेती और कच्चे पाम ऑयल के उत्पादन को बढ़ावा देने के पर्पज से आप कह सकते हैं इस प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। मैप में आप देख सकते हैं ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है जिसकी राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल केटी परनायक है। नेशनल पार्क में नामदफा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे। करंट अफेयर की यदि कुछ हालिया फैक्ट हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसी अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में सेला सुरंग का उद्घाटन किया था। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। बाकी चीजें मैं पढ़ देती हूँ। राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री है, इन्होंने नेचुफू सुरंग का उद्घाटन किया। यहाँ का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट डोनी पोलो तैयार हुआ। 90 क्रम का पक्के पाका हॉर्नबिल फेस्टिवल यहाँ मनाया गया। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य केप एन्योर यहाँ का 26वां जिला बना। रिसेंटली यहाँ तवांग में 7 से 10 मार्च तक गोरसम कोरा फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया गया है। ऑप्शन यदि हम देखें तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने असम में वीरता की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ वेलर का उद्घाटन किया है। 125 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। ये लचित बोरफुकन की हो जाएगी। हरियाणा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। और यदि हम बात करें गुजरात की तो गुजरात में हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सुदर्शन सेतु एक सिग्नेचर ब्रिज है, इसका उद्घाटन किया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसने भारत के पहले फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन किया है? इसका उद्घाटन रिसेंटली किया गया है राजीव चंद्रशेखरन के द्वारा। केंद्रीय आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, कौशल विकास, उद्यमिता साथ ही जल शक्ति मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में देश का पहला फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन किया है। इस सेंटर को सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम दिया गया है। अब बात की जाए यदि अमित शाह जी की तो ये हमारे गृह मंत्री तो हैं ही। इन्होंने स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया था जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में। अभी G20 की अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो की ही है। इन्हें 2 कंट्रीज ने अपने 5 हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया है। एक तो पापुआ न्यू गिनी है, दूसरी इसी के पास स्थित कंट्री है फिजी। राजनाथ सिंह से आप रिलेट कर सकते हैं। इन्होंने पंजाब और हरियाणा दोनों की ही कैपिटल चंडीगढ़ में वायुसेना का पहला विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में संगीता कलानिधि पुरस्कार 2024 का किसने जीता है? यह भी हाल ही में जीत लिया है एम कृष्णा। इनका पूरा नाम है थोडुर मदाबुसी कृष्णा। इन्हें मद्रास संगीत अकादमी द्वारा 2024 के संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संगीता होगा यहाँ। संगीता कलानिधि पुरस्कार कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च सम्मान में से एक माना जाता है। और जिनकी मैं बात कर रही हूँ एम कृष्णा, इन्हें 2016 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा एक और नाम आप रिलेट कर सकते हैं, नीना प्रसाद, जिन्हें नृत्य कलानिधि सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन के थ्रू यदि मैं देखूं तो अभी हाल ही में यदि आपको याद होगा 2024 में ही ज्ञानपीठ अवार्ड की घोषणा की गई है।
56वां ज्ञानपीठ अवार्ड नीलमणि फुकन, 57वां मिला था दामोदर माउजो को। इसके बाद अब जो नए नामों की घोषणा हुई है गुलजार और राम भद्राचार्य है। संगीता कलानिधि अवार्ड जो पिछले साल जीता था, ये जीता था बॉम्बे जयश्री ने, और इनका नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने ऑप्शन में मेंशन कर दिया है। अगला सवाल है, हाल ही में किसे परोपकारी कार्यों के लिए पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार दिया गया है? इस पुरस्कार से भी हाल ही में लेजेंड रतन टाटा जी सम्मानित किए गए हैं। ये टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रहे। इनके द्वारा जो उत्कृष्ट परोपकारी कार्यों में इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, इसके लिए सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का नाम जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नाम पर रखा गया है। इन्हें 2008 में पद्म विभूषण मिला। मैं रतन टाटा जी की बात कर रही हूँ। पद्म भूषण 2000 में, असम वैभव पुरस्कार इन्हें मिला 2022 में। रंजन गोगोई जी को ये अब मिलेगा इस साल 2024 में। इसके पहले 2023 में मिला था तपन सकैया को। सुधा मूर्ति राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं। कनाडा में इन्हें ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये भी आप याद रखें। इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं नारायण मूर्ति, इनकी ये वाइफ है, इन्हीं के दामाद है जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक। वहीदा रहमान की यदि मैं बात करूं तो इन्हें कौन सा अवार्ड मिलेगा? दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित ये हो चुकी हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट में किस पार्टी को सबसे ज्यादा फंडिंग मिली है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय चुनाव आयोग ने जिस चुनावी बॉन्ड लिस्ट का खुलासा किया है, इसमें लगभग बीते 5 साल के आंकड़े यानी कि अप्रैल 2019 से लेकर के जनवरी 2024 के बीच में बीजेपी ने सबसे ज्यादा फंडिंग कलेक्ट करी है। 6060 करोड़ लगभग है ये, जो कि कुल चुनावी बॉन्ड का लगभग 50% कह सकते हैं। हालांकि आंकड़ा 47.5% है। तो सबसे ज्यादा फंडिंग किसे मिली है? बीजेपी को मिली है। इसके बाद है तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी है सेकंड नंबर पर, और थर्ड नंबर पर इसमें हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मतलब कि 47% मिला है बीजेपी को, 12.6% इसमें है टीएमसी के नाम, और 11% के साथ कांग्रेस है इसमें तीसरे स्थान पर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 मार्च तक जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश के बाद एसबीआई ये सेकंड लिस्ट बनाकर के चुनाव आयोग को सौंप चुकी है। एक लिस्ट बॉन्ड खरीदने वालों की और दूसरी है बॉन्ड को 15 दिनों के भीतर ही इन कैश करा लेने वालों की। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी रही है टॉप पर। भारतीय जनता पार्टी जिसकी स्थापना है जो ये की गई थी 6 अप्रैल 1980 में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हो जाएंगे ये हो जाएंगे जेपी नड्डा जी। ठीक है। अब ऑप्शन के थ्रू यदि हम बात करें तो जो आम आदमी पार्टी है ये देश की 6वीं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हो जाएगी। टीएमसी और कांग्रेस के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बात की जाए यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इस समय डेली ही हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई 25 जनवरी 1950 इसका फॉर्मेशन ईयर है। हेडक्वार्टर हो जाएगा इसका दिल्ली में, और राजीव कुमार इसके वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। अध्यक्ष तो ठीक है आप लोगों को मालूम है, लेकिन इसके अलावा मैंने बताया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इन 2 अन्य में एक हो जाएंगे ज्ञानेश कुमार और दूसरे हो जाएंगे सुखबीर सिंह संधू, जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है। अगला सवाल है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट का तीसरा परीक्षण किया गया? मैंने कई बार आपको करंट अफेयर में पढ़ाया है कि दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट जिसका नाम था स्टारशिप, जिसकी लॉन्चिंग लास्ट ईयर फेल हुई थी, याद आया कुछ? एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, इसने लास्ट ईयर ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट की लॉन्चिंग की थी लास्ट ईयर, जो फेल हो गया था। अभी जो इसका तीसरा परीक्षण किया गया करीब करीब सफल है। ये टेक्सास के बोका चिका से लॉन्च किया गया है। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। इस व्हीकल की ऊंचाई 397 फीट है और पूरी तरह से रीयूजेबल यानी कि दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टारशिप सिस्टम 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जा सकेगा। 20 अप्रैल 2023 को स्टारशिप का पहला ऑर्बिट टेस्ट किया गया था। ये लास्ट ईयर की मैं बात कर रही हूँ, है ना। अब यदि मैं ऑप्शन के थ्रू देखूं तो नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और जेक्सा ये हो जाएगी आपकी जापान की स्पेस एजेंसी। नासा अमेरिका की है, माफ कीजिए। अब यदि मैं अदर ऑप्शन को देखूं तो नासा ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जाक्सा ये जापान की स्पेस एजेंसी है। ये दोनों के ही द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी से बना सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब ये लॉन्च होने जा रहा है।
नासा से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि इसका जो मून मिशन है चर्चे में है, जिसका नाम हो जाएगा आर्टेमिस 2। और इसके अलावा जेक्सा से आप ये रिलेट कर सकते हैं, ये मून पर जाने वाला, चंद्रमा पर जाने वाला पांचवा देश बना, जबकि इसमें चौथा देश था अपना भारत। इसरो और नासा यानी कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, ये साथ मिलकर के जिस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पर काम कर रहे हैं, ये है निसार। अगला सवाल है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत के लिए पहला गेमिंग इंक्यूबेटर लॉन्च किया है? ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है क्राफ्टोन इंडिया के द्वारा। मैंने क्राफ्टोन इंडिया क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए, वैसे देखा जाए ना तो ये भारतीय कंपनी नहीं है, ये आपकी हो जाएगी साउथ कोरिया की कंपनी। तो क्राफ्टन इंडिया जो कि एक साउथ कोरियन वीडियो गेम पब्लिशर है, तो देश की कंपनी तो है नहीं, इसने देश के लिए, भारत के लिए पहला गेमिंग इंक्यूबेटर लॉन्च किया है। विश्व की प्रमुख गेम डेवलपमेंट कंपनियों में से एक है क्राफ्टन। इसने गेम डेवलपमेंट के लिए अपनी तरह के पहले इंक्यूबेटर के लॉन्च की घोषणा की है, जो कॉन्सेप्ट स्टेज से विकास की अनुमति देगा। क्राफ्टन इंडिया इंक्यूबेटर प्रोग्राम के प्रमुख हैं अनुज साहनी। बात की जाए यदि ग्रेने रोबोटिक्स की, तो इसका हेडक्वार्टर ना हैदराबाद में है। ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा देश का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम, जिसका नाम है इंद्रजाल, ये विकसित किया गया था। स्काई रूट एरोस्पेस की यदि मैं बात करूं, इसने, ये ऐसी पहली कंपनी, प्राइवेट कंपनी बनी थी जिसने की क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया था, जिसका नाम इसने रखा था धवन। अग्निकुल कॉस्मोस से आप रिलेट कर सकते हैं, इसने भारत का पहला 3D रॉकेट, जिसका नाम था अग्नि बाण, ये लास्ट ईयर ही लॉन्च किया था। हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की जो 12वीं बैठक आयोजित की गई, ये आयोजित की गई थी राजधानी दिल्ली में। भारत इटली सैन्य सहयोग समूह यानी कि मिलिट्री कॉर्पोरेशन ग्रुप की 12वीं बैठक 12-13 मार्च को दिल्ली में संपन्न हुई। 2 दिन की ये बैठक रही। ये रक्षा सहयोग और सैन्य से सैन्य आदान प्रदान करने के पर्पज से आयोजित की गई थी दिल्ली में। दिल्ली में हालांकि इस साल ना रायसीना डायलॉग भी होने जा रहा है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मार्क करना आप लोग, मैं रटवा चुकी हूँ कि रायसीना डायलॉग जो दिल्ली में रायसीना में होगा, रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली में ही है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस शामिल होने जा रहे हैं। पहला हल्दी सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, ये मुंबई में। जलवायु परिवर्तन को लेकर के भी पहला सम्मेलन मुंबई में। कॉफी को लेकर के पहला सम्मेलन आपका रहा था बैंगलोर, कर्नाटक की कैपिटल, ट्रैफिक इंडेक्स में टॉप पर। और गोवा में भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन है, जो कि ये किया गया था। किस कंपनी ने भारत की सबसे बड़ी सौर यानी कि सोलर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली लॉन्च करी है? ये सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है टाटा पावर के द्वारा। कहां लॉन्च किया गया है? छत्तीसगढ़ में। इस परियोजना में 100 मेगावाट सौर फोल्टिक परियोजना और 120 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली ये शामिल है। अच्छा, टाटा के पास ही आप ये याद रखेंगे, नई संसद भवन बनाने का जो टेंडर था इसी के पास था, जिसके डिजाइनर विमल पटेल थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने चेन्नई में अपना पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने जा रही है। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की वाइफ जो कि सुधा मूर्ति जी, और ये भी हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई है। पुदुचेरी के कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किसने कर लिया है? अडानी ग्रुप ने कर लिया है। 10वां सवाल आपके लिए है, हाल ही में पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो नेपाल की पोखरा को घोषित किया गया है यहाँ की पर्यटन राजधानी यानी कि टूरिज्म कैपिटल। पोखरा को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक पहचान योग्य बनाने के लिए, मतलब ब्रांड के रूप में स्थापित करने में यह हेल्प करेगा। नेपाल भारत के कंधे पर बैठा, काठमांडू जिसकी कैपिटल है, और इसी काठमांडू में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क का मुख्यालय, करेंसी रुपया, प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल, प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड, और इस गंडकी प्रांत के जो मुख्यमंत्री हैं ये हो जाएंगे सुरेंद्र राज पांडे। इसे नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसे नेपाल में जाना जाता है सागर माथा के नाम से। यदि हम ऑप्शन को देखें तो श्रीलंका, श्रीलंका से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? एसबीआई ने अपना ब्रांच यहीं पर ओपन किया है। बांग्लादेश के ढाका में अभी हाल ही में नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने अपना संपर्क कार्यालय खोला है। और भूटान की कैपिटल जो है ये थिम्पू है। यहां से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? दुनिया की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी यही है। जबकि भारत का पूछा जाता तो ये होता कोटा राजस्थान।
चलिए आज स्टैटिक में हम महिलाओं के आईपीएल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं आरसीबी इस बार की विजेता है दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हरा करके, जिसमें ऑरेंज कैप मिलता है। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को मिला है ऑस्ट्रेलिया की एलिसा पेरी ने, आरसीबी की तरफ से खेल रही थी। और आरसीबी की तरफ से ही खेलने वाले श्रीलंका पाटिल पर्पल कैप विजेता है, जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए। प्लेयर ऑफ द मैच सोफी बोलिनेक्स है। इमर्जिंग प्लेयर इसमें रही श्रीलंका पाटिल, इनकी उभरती हुई खिलाड़ी। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर दीप्ति शर्मा, सबसे ज्यादा छक्के इसमें शेफाली वर्मा ने, सबसे ज्यादा चौके मेग लेनिंग ने, और सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरी मेग लेनिंग ने ही बनाए हैं। सबसे अधिक स्कोर इसमें हरमनप्रीत कौर के नाम रहा है। कल आपसे पूछा गया था किस राज्य यूटी ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया। आंसर इसका था जम्मू कश्मीर। आज का सवाल है सर रिचर्ड हैडली अवार्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर कौन बने हैं। आंसर आप इसका कमेंट बॉक्स में